नमस्कार। खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेश भटनागर। खास खबर में बात करेंगे देश के विकास की रफ्तार की। जी हां, हम बात जीडीपी की करेंगे और बात विकास दर में जो गिरावट हुई उसकी करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं मोदी सरकार के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि नोटबंदी के बाद माना यह जा रहा था कि विकास दर की गिरावट आएगी, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री अरुण जेटली ने साफ तौर पर कहा कि इसका कोई इंपैक्ट जो है वो नहीं होगा, और जो आंकड़े उस दौरान उन्होंने पेश किए थे उसमें कुछ ऐसा लगा भी नहीं था। लेकिन अब जो सरकार ने आंकड़े पेश किए हैं उसमें जीडीपी की जो दर है 7.1% आई है, जो कि पिछली बार की 7.9% से 0.8% कम नजर आई। तो कहीं न कहीं इस मसले को अब नोटबंदी से जोड़कर विपक्ष देख रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि इसके पीछे कई कारण हैं। वैश्विक मंदी एक बड़ा कारण है, और उसके साथ साथ जो पिछली यूपीए सरकार थी उसका जो आर्थिक ढांचा उसने तैयार किया था वो एक बड़ा कारण है जीडीपी की ग्रोथ में कमी लाने के कारण। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि 3 साल बाद यूपीए सरकार का जो आर्थिक ढांचा था उसका इंपैक्ट अब क्यों जाकर पड़ा। क्या नोटबंदी को लेकर लगातार जिस तरीके से विपक्ष के नेता जो हैं वो कह रहे थे कि जीडीपी पर बहुत बड़ा इसका फर्क पड़ेगा, नौकरियां जाएंगी और हालात ये होगा कि उद्योग धंधे बंद होंगे, ऐसा कुछ होता हुआ नजर भी आया। लेकिन सरकार ने आंकड़ों का मायाजाल बुनने की कोशिश की, लेकिन अब जिस तरीके के आंकड़े सामने हैं और ये सब साफ है कि जीडीपी की जो दर है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, सरकारी आंकड़े यही। लेकिन कई तरीके की बातें हैं, और अब इस विकास दर में जो गिरावट आई है इसका जिम्मेदार कौन है, इसी को आज हम समझने के लिए डिबेट में बैठे हैं। और सबसे पहले सुने कि अरुण जेटली ने क्या कुछ कहा और आम आदमी पार्टी उनकी बात से कितना इत्तेफाक रखती है। पिछले 3 वर्षों में मॉनसून भी खराब था, बरसात कम थी, और जो व्यवस्था विरासत में मिली थी उसकी एक विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी कमजोर हो चुकी थी, विशेष रूप से करप्शन और इनडिसिसिवनेस के कारण। इस पूरे विश्व के संदर्भ में और देश की इकोनॉमी के संदर्भ में अगर पिछले 3 वर्ष हम लोग देखते हैं तो जो इसमें कुछ विशेष फीचर्स थे कि इन 3 वर्षों में एक बार फिर अपने देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी दोबारा से रीस्टैब्लिश हुई है पूरी दुनिया में। वी हैव रिस्टोर्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। मार्च का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर्स के आंकड़े सीएसओ ने अभी कल रिलीज किए, और देश की अर्थव्यवस्था किस भयावह दौर से होकर गुजर रही है ये आंकड़े चीख चीख कर उन दशाओं को बताते हैं, उनका उल्लेख करते हैं। देश में अगर मैं सेक्टोरल ग्रोथ की बात करूं तो जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, जीवीए है, वो चरमरा के सेक्टर वाइज बुरी तरह से नीचे पड़ रहा है, नीचे जा रहा है। तो चलिए, आपने सुना क्या कुछ जेटली साहब कह रहे हैं और दिलीप पांडे साहब ने क्या कुछ कहा। एक भयावह स्थिति देश की अर्थव्यवस्था को लेकर वो बता रहे हैं। चलिए, हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया, जरा समझें इस पूरे मसले को। ये आंकड़ों का माया जाल ही है या वाकई कुछ स्थिति इस तरह की है कि अब लोगों को सोचने की जो है वो अब सोचना पड़ेगा इस सब चीज के लिए। बीजेपी से शिशिर अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं, जय सिंह कोठारी साहब अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले कोठारी साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा मायाजाल होता है इन आंकड़ों का, आम आदमी इनको समझ नहीं पाता है, और अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलेगी ये एक विशेषज्ञ के तौर पर ही कुछ समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए रोटी पानी दाल और इनकी जो दाम है उनमें अगर बढ़ोतरी है
तो उसके घर का बजट बिगड़ता है, उसको अपने घर के बजट से वो आंकता है। तो अगर हम मोटे शब्दों में इस जीडीपी के आंकड़ों को आंकने की कोशिश करें तो फिलहाल देश की स्थिति क्या है? देखिए, इसके जीडीपी का 3 मतलब होते हैं। जैसे जैसे देश कोई अनडेवलप्ड से विकासशील बनता है, विकासशील से विकसित बनता है, तो पहला अर्थ तो होता है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दूसरा होता है ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और तीसरा होता है ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ हैप्पीनेस। मेरा यह मानना है कि इंडिया की जीडीपी अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्ट के दौर में एंटर हो चुकी है, और आने वाले कई सालों तक यह दौर देखेंगे। हम कई सेक्टर सिस्टम में से गायब हो जाएंगे, कई नए सेक्टर उभर के आएंगे, और इस तरीके का दौर चलता रहेगा। लोगों को अपने अपना ये फ्री इकोनॉमी का जो मार्केट सिस्टम है, नए रोजगार ढूंढने होंगे, सरकारों की तकलीफें बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी भत्ता सरकार को देने के नए तरीके खोजने होंगे। तो इस तरीके का ये जो नेक्स्ट दौर है 5-7 साल का, मेरे ख्याल से उस दौर में हम एंटर हो चुके हैं। चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यवस्था हो, इसको रिवर्ट नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, शिशिर अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं, सत्ता में उनकी पार्टी है, उनसे जरा समझ लें। शिशिर अग्रवाल साहब, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जेटली साहब की बात हमने सुनी कल, जिस तरीके से आंकड़े आए और 0.8% की गिरावट जो है वो विकास दर में सरकारी आंकड़ों में बताई गई है, और अब अरुण जेटली साहब ने इसको लेकर सफाई भी पेश की, और उन्होंने यूपीए सरकार के ऊपर निशाना साधा। जो विरासत में जो व्यवस्था वो छोड़ के गए थे, उसका इंपैक्ट जो है वो 3 साल बाद अब पड़ रहा है। थोड़ा समझाने की कोशिश करें, किस तरीके का उनका मंतव्य क्या है इसके पीछे, कि क्या हम समझें किस तरीके से वो कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? वॉइस वो करेंगे जो जेटली जी ने जो बोला था ना, उसके हिसाब से ऐसा है कि कोई भी हम काम करते हैं, देखो सबसे बड़ा कारण जीडीपी के नीचे जाने का है डिमोनेटाइजेशन, अगर हम बात करें। क्योंकि आज हम कोई भी आदमी का ऑपरेशन करें, उसका माना किडनी को हम लोगों ने रिपेयर किया या हमने लीवर को रिपेयर किया, उसको ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन होते ही वो सीधा चलने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। उसको थोड़ा समय लगेगा, उसको रेस्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद वो दौड़ेगा। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद सीधी सी बात है, देखिए कृषि सेक्टर में हमारी 4.9% से बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बात करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, वहां पर हम लोगों को गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ साथ इसके कुछ पॉजिटिव हम लोगों को वाइब्स देखने को मिले हैं। पॉजिटिव मार्केट में आया है कि मार्केट में इंडेक्स ने भी ग्रो किया है, मार्केट के सेंसेक्स ने भी ग्रो किया है, टैक्स कलेक्शंस में भी बढ़ोतरी हुई है। सभी जो बाहर के देश हैं, आप देखिए डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर जब है, फिलीपींस ने भी डिमोनेटाइजेशन, वहां पर भी नोटबंदी की गई थी, लेकिन उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर नोटबंदी वापस ले ली। तो ये कहीं ना कहीं भारत की जनता और भारत की जो पब्लिक है, उनको ये पता था कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ ना कुछ चीजें जो पॉजिटिव इंडिया के लिए होने वाली हैं। और साथ के साथ में आपको एक आंकड़ा जानकर के खुशी होगी, जो आज अखबार में भी हमें दिया गया था, कि जो प्रति व्यक्ति आय है वो 77,803 रुपए से बढ़कर के 82,269 रुपए हो गई है, जो कि 7% बढ़ोतरी है। प्राइवेट इक्विटी, जो निजी लोगों ने भी, जो निजी व्यापार में भी हिस्सेदारी बढ़ी है, वो 12.5 की रेट से जो हिस्सेदारी बढ़ी है, वो भी एक देखने लायक चीज है। तो आपका मानना है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ोतरी हुई है, और जो खर्च करने की जो आम आदमी की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हुई है। चौधरी साहब कितना इत्तेफाक रखेंगे? पहले जेटली साहब ने कहा था कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और अब जब जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं, सरकार ने खुद माना है कि 0.8 की गिरावट जो है वो आई है, और शिशिर साहब भी कह रहे हैं कि जो नोटबंदी हुई है उसका इम्पैक्ट जो है वो है। दुर्गेश जी, यहाँ पे 2 चीजें हैं। जिस प्रकार जब थर्ड क्वार्टर जीडीपी का जब कैलकुलेशन आया था, जब नोटबंदी लागू चली, उसके दौरान नोटबंदी और उसके दौरान जीडीपी का जो ग्रोथ थी, तब
सभी जो रेटिंग एजेंसियां थी उन्होंने कहा था कि जीडीपी गिरेगी, लेकिन उसके बाद में जीडीपी में उतनी गिरावट नहीं देखी गई। उसके बाद में वित्त मंत्री जी ने यह दावा किया था कि हम कह रहे थे कि नोटबंदी का असर जीडीपी पे हम कतई नहीं पड़ने देंगे, और कतई नहीं पड़ा। उन्होंने बहुत ही इस चीज के दावे किए, और तब भी हमने कहा था कि इसके दौरान जितना भी जो प्रोडक्शन है वो स्टोरेज के अंदर है, कंजप्शन पे नहीं गया है, जिस प्रकार उन्होंने जीडीपी का कैलकुलेट किया। अभी भी जो वित्त मंत्री जी हैं वो देश को एक गुमराह करने की दिशा दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें ये जो चीज है वो विरासत में मिली। आप 2 साल पे जिस चीज को जीडीपी को बढ़ाते गए और आज जब डाउनफॉल आता है तब आप कह रहे हो कि 3 साल बाद में उस विरासत का आपकी जीडीपी पे इंपैक्ट आता है। देश का वित्त मंत्री इस प्रकार देश की जनता को भ्रमित करे, इससे बड़ी कहीं कोई दुखद बात नहीं हो सकती। लेकिन जिस प्रकार से एक फाइनेंशियल सेक्टर के जो ज्ञाता है और भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी सहृदयता को मैं स्वीकार करता हूं कि उन्होंने कहा कि नोटबंदी का जो इंपैक्ट है इसके ऊपर आया है। इस चीज से हमने भी अवगत कराया। नोटबंदी जब आपने फैसला किया नोटबंदी का, नोटबंदी आपने तात्कालिक रूप से बिना किसी तैयारी के और बिना किसी सूझबूझ के आप सीधे गए नोटबंदी पे, और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी का ऐलान किया उस दिन जो बातें कही थी कि हमने काला धन है, फेक करेंसी है, इन सब पे 4 चीजें उन्होंने महत्वपूर्ण जो बात कही थी। लेकिन आज हम इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं तो मैं 2 चीजें यहां पे जरूर बात करना चाहता हूं, एक तो फेक करेंसी और दूसरा काला धन। आज तक काला धन की कहीं पे कोई चर्चा नहीं है कि इसके बाद में हमने काला धन ये आया, और हमने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी, हमने भी इसके बारे में जितना जो जाना, देश के अंदर अगर काला धन की प्रक्रिया रोकने का कोई एक तरीका है तो सिर्फ वो बिलिंग का तरीका है। नोटबंदी हमें कभी भी कहीं नहीं पड़ा कि ये इसके अंदर एक लागू हो सकता है। दूसरा उन्होंने फेक करेंसी का कहा, यहां पे फेक करेंसीज के कितने सर्कुलेशन पे नोट थे और कितने सर्कुलेशन से आपने आउट किए या कितने आपके सिस्टम के अंदर आए। मैं आज भी इस चीज का दावा करता हूं कि आरबीआई जिसकी डे बाय डे कैलकुलेशंस होती है, पर डे वो अपने आंकड़े जारी कर सकते हैं, वो आज भी अगर इस बात में असमर्थ है तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि यहां पे काला धन और फेक करेंसी को जितना सिस्टम के अंदर कितना इंट्रोड्यूस किया गया, कितनी अंदर गई, यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जब नोटबंदी चली तब हमने कहा कि जो स्मॉल है, माइक्रो है, मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं, उन इंडस्ट्रीज पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, और रोजगार देने वाला जो जितना भी जो सेक्टर था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन सरकार ने नहीं माना। विपक्ष की बात को उन्होंने एक निंदा के तौर पर लिया, जबकि विपक्ष है वो अपने मुल्क की समृद्धि के लिए एक सचेत की बात करता है। आज मेरे साथी हैं वो इस बात को स्वीकार रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीडीपी की जो दर गिरी है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है। 12.7% से 5.3% पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमारी जो जीडीपी है वो गिरी है। ये जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर है। अगर ये गिरी है और ये इसका इंपैक्ट आ रहा है तो इसको आने वाले समय में, जो एक हमारे साथी विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कि आने वाले 5-6 साल तक इसका इंपैक्ट रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में, और गवर्नमेंट के लिए चुनौती रहेगी। शुक्र है इस मानसून का, शुक्र है इंद्र भगवान का, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस मुल्क को साथ दिया, और जीडीपी की अगर ग्रोथ के अंदर कहीं पे हिस्सा दिया, जो 0.7% लास्ट फाइनेंशियल ईयर में थी वो अब बढ़ के 4.9% हुई। एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर सेक्टर ने इस जीडीपी को जितना जो संबल दिया है, वरना हमारी अर्थव्यवस्था को किस औंधे मुंह गिरना पड़ता। इस देश के अन्नदाता को, इस देश के किसान को नमन करना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क को विपरीत परिस्थितियों के अंदर संबल दिया, आधार दिया। चलिए, हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा। जो मसला है वो विकास दर का है। सियासी पार्टियां इसको लेकर भी सियासत करती हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब अपनी तरीके से उसको आंकते हैं। क्या माने, खराब मानसून, जैसा कि जेटली जी ने कहा कि उसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा, वैश्विक मंदी उन्होंने भी एक और कारण गिनाया कि उसकी वजह से भी हुआ। वहीं शिशिर अग्रवाल साहब का कहना है कि नोटबंदी का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा इसके ऊपर नजर आया है। और जिस तरीके से उन्हें यूपीए सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा है जेटली साहब ने, तो क्या लगता है 3 साल बाद ये जो इंपैक्ट है वो अब देखने को मिला? क्या 3 साल तक सरकार जो है उस इंपैक्ट को कम करने की कोशिशों में नहीं रही? देखिए, जहां तक सवाल है आर्थिक व्यवस्था का या जीडीपी का, तो ये जीडीपी जो है पर्टिकुलरली मतलब उस काल विशेष की नहीं कहा जाएगा, उसका पीछे बैकग्राउंड जो होता है, बैकग्राउंड के आधार पर आगे के आने वाले वर्षों में उसका इंपैक्ट दिखाई देता है। इसी तरह से जो भी कुछ घटना है उस समय त्वरित जो घटती है, जैसे अब जैसे 2 चीजें हैं, नोटबंदी वाला है, मानसून का भी कुछ इफेक्ट है, और साथ साथ ही वैश्विक मंदी का भी है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी इसका इंपैक्ट पड़ा है। और ये भी मान के चलिएगा कि
जहां तक है कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी डाउन हुई है, और इसके अलावा जो हमारी गैस का जो है उत्पादन और कोयले का उत्पादन भी मतलब क्या कहता हूं उस पर भी गिरावट आई है। इन सारी चीजों को ध्यान में जो सारा जो इम्पैक्ट पड़ा है, ओवरऑल जो है जो जो इसमें जो गिरावट आई है, तो मुख्य कारण तो ये है। लेकिन इतने निराशाजनक नहीं है कि जिस तरह मतलब ये मान लिया जाए कि हम बिल्कुल डूब चुके हैं। हमारी अर्थव्यवस्था कम से कम इस समय नहीं है। नोटबंदी के बाद में अब मार्केट में जो जिस तरह का मतलब क्या कहता है ना नकदी आने लगी है और नोट की तरलता मतलब क्या कहते हैं आने लगी है, तो ऐसी सूरत में ये आप नहीं कह सकते कि अब ये कुछ डिरेल्ड हो गई है जीएस। ये इसमें भी कोई तरह नहीं है कि आपके मतलब जो व्यक्ति की जो एक आम व्यक्ति की जो आय है उसमें वृद्धि हुई है, लेकिन सारे सकल अगर चीजों को ध्यान में रखें और इनको ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को इन जितने खतरे हुए थे जो कारण गिनाए गए, उन कारणों अगर व्यवस्था में सुधार करने के लिए समानांतर मार्केट ये समानांतर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए अगर नोटबंदी को लागू किया गया है, तो एक इस फैक्ट को भी देखना चाहिए। और साथ साथ ये इतनी और जितने भी हमारे जो संगठन है औद्योगिक जो क्षेत्र के जितने भी हैं, चाहे एसोचैम हो या वगैरह जितने भी संस्थाएं, उन सभी ने चाहे आपके औद्योगिक जो समूह के जो है जितने भी संगठन हैं, इन सभी ने एक विश्वास और क्या उनको आशा व्यक्त की है कि नहीं हमारी आर्थिक स्थिति इन बावजूद इन सभी कारणों के बावजूद भी हमारी आगे बढ़ेगी। अब ये देखने की आवश्यकता है कि अब वो किस कोठरी साहब यहाँ एक सवाल खड़ा होता है, जैसा कि शिशिर अग्रवाल साहब ने कहा कि नोटबंदी एक बड़ा कारण जरूर रहा है और इसका इंपैक्ट जो है आगे आने वाले टाइम में भी देखने को मिलेगा। और मैन्युफैक्चरिंग जैसा कि आरसी चौधरी साहब ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काफी गिरावट हुई है और 12% से जाके करीब 5% के आसपास तक ये पहुंच गई है। उधर शिशिर अग्रवाल साहब का कहना है कि जो पर कैपिटा इनकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो जो जीडीपी का जो इंपैक्ट है वो आने वाले टाइम में थोड़ा और सुधरेगा क्या? ये केवल एक हम माने कि आने वाले टाइम में कुछ स्थिति और ठीक होगी और जिस तरीके से जो नौकरियां लोगों की गई हैं, जो माइक्रो और जो लघु उद्योग थे उनके ऊपर जो इंपैक्ट आया था वो बंद हो गए थे, तो क्या उनमें भी एक बार रिवॉल्यूशन आएगा, वापस से एक बार सुधार आएगा और वापस से वो क्या जो डीरेल हुए वो वापस एक बार पटरी पर आएंगे? नहीं, देखो, जिस विकास के सिस्टम को हम एडॉप्ट कर चुके हैं उसका एक बेसिक प्रिंसिपल और थ्योरी होती है, पास्ट नेवर रिपीट। जी, इसमें पास्ट कभी रिपीट नहीं होता। और इसकी सबसे ज्यादा जो मार इसकी पड़ी है जीडीपी के जो आंकड़े कहते हैं, मेरे ख्याल से कंस्ट्रक्शन सेक्टर है जो ये मान लीजिए आप 6% 2015-16 में ग्रो कर रहा था, वो -3.7% आ गया। तो नोटबंदी का जो सीधा असर है कि सरकार ने कहा कि हम 2 नंबर की इकोनॉमी को खत्म करना चाहते हैं, वीड आउट करना चाहते हैं। अब वो सेक्टर कैसा भी हो, पैसा 2 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो, लेकिन वो इतने रोजगार देता था कि हम उसकी गिनती नहीं कर सकते थे। वो सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है और वो हम आज व्यवहार में भी देख रहे हैं कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट और ये उसको खरीदने वाले नहीं है, वो नहीं है। तो वो सबसे बड़ा चुनौती का समय है। और एक इस ग्लोबल कैपिटलिज्म जिस व्यवस्था को हमने अडॉप्ट किया उसका सिद्धांत है कि वो जिस कंट्री में एंटर करता है या प्रवेश करता है, सबसे पहले उस कंट्री के इन्वेस्टमेंट के साइकिल को खत्म करता है, मतलब इन्वेस्टमेंट से कमा खाने की व्यवस्था को वो समाप्त करता है। तो वो ट्रैप भी हम ये कह लीजिए हमारी इकोनॉमी में है, और चाहे हम ये कितने ही प्रयास कर लें, उस ट्रैप का जब तक कोई वो रूट कॉज को नहीं पकड़ के उसका निदान नहीं करेंगे, जब तक इस समस्या का हल नहीं होगा कि इन्वेस्टमेंट का साइकिल, अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है, कंस्ट्रक्शन के बाद में आपका गोल्ड सिल्वर है, फिर आपका स्टॉक मार्केट है, ये सब में फिर यही स्थिति धीरे 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 करके एक्सपांड होती जाएगी। जो ये इंडेक्स की बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, मेरे ख्याल से वो सब मैनिपुलेटेड है, सब आर्टिफिशियल है, सब कंप्यूटर जनरेटेड प्रोग्राम उसको बनाता है, हमको एक इल्यूजन में रखता है वो कि आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है, जबकि रियलिटी उसकी डिफरेंट है। और वो ही ये मान लीजिए ये जो मंदी लाने का जो एकमात्र कारण है वो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, ऐसा मेरा मानना है। शिशिर जी, बड़ी बात कही है कोठारी साहब ने। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है ये जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम होता है वो इतना सिंपल नहीं होता कि इसको अपन आसानी से समझ लें। बात कहीं करता है और एक्शन कहीं करता है। ये उस तरीके की व्यवस्था है, सरकारों को काम पे लगाए रखता है, सरकारों को स्टेबल जोन में नहीं आए
ये इसका एक 1 पॉइंट प्रोग्राम होता है और वही स्थिति आने वाले समय में सरकारों की लगती है, ऐसा मेरा मानना है। शिशिर जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से कोठारी साहब ने जिन बिंदुओं को पॉइंट आउट किया बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सिस्टम का जो उन्होंने बात करी उसको लेकर जिस तरीके की स्थितियां हैं तो ये तो और भयावह होने वाली है। क्या कुछ रोड मैप सरकार ने तय किया था? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़ी गिरावट नजर आई है, कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है उसके अंदर काफी गिरावट आई है, उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफी नौकरियां लोगों को मिला करती थी, वो सब उनके ऊपर तलवार गिरी है और इसी वजह से जो है नौकरियां लोगों की गई हैं, कई जगहों पर मंदी का असर भी रहा। तो ये सारी चीजें जो हैं, क्या इसको लेकर क्या कोई रोड मैप सरकार का है आगे आने वाले टाइम में? क्योंकि केवल योजना बना देने से काम नहीं, क्योंकि उसका इंप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी होता है। ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अग्रवाल साहब। शशिर जी आपसे पूछ रहे आवाज नहीं आ रही, लगता है उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से चौधरी साहब नहीं हम बता देते हैं, शशिर जी को बता देते हैं आपको तो आवाज नहीं आ रही जी। देखिए भयावह स्थिति आने वाले दिनों में जी। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या संभावना है? चलिए चौधरी साहब आपसे जान लेते हैं जिस तरीके से इतना बड़ा स्टेप मोदी सरकार ने लिया, क्या लगता है कोई एक रोड मैप होना चाहिए था? क्योंकि स्थितियां जनता तक कुछ क्लियर नहीं हो पाई। नोटबंदी की एक अच्छा कदम उठाया, एक साहसिक कदम उठाया, निश्चित रूप से, लेकिन रोड मैप जो होना चाहिए था आगे किस तरीके से वो उसको इंप्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से पटरी पर लाई जाएगी अर्थव्यवस्था को, ये कुछ क्लियर नहीं हो पाया। दुर्गे जी, निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं। यहां पे अभी भी जो बात चल रही है उसकी बात क्या है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी आज भी देश को गुमराह के तौर पे ले जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमें जो ये है जीडीपी है वो विरासत में मिली थी। मैं आपको ले जाना चाहता हूं 2013 के अंदर, जहां पे वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर यूएस के जो बैंक्स हैं, बैंक्स करप्ट हो गए थे, पूरी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने की स्थिति में थी। उस टाइम भी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसने अपने आप को बनाए रखा और इस भयंकर मंदी से भी निकाल के लेके आए। और 2010 की क्वार्टर जो अपने फाइनेंशियल ईयर की जो जीडीपी थी वो 11.4% थी 2010 के अंदर। और फिर उसको इसी हिसाब से उसकी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर इसको बचाया। बचाने के बाद में एक ट्रेंड चला और उसमें लग रहा था कि इंडिया है वो वर्ल्ड की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोनॉमी बनेगी। चैलेंज था एक एशिया के अंदर उसका चाइना से कंपटीशन था और चाइना से हम आगे जा सकते थे, लेकिन उस स्थिति को हम नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि नोटबंदी से जिस प्रकार बिना तैयारी करने के बाद में और जिस प्रकार से हर दिन नियम बदलते गए, तो उससे लगता था कि उनकी कहीं तैयारी नहीं थी। एक सिर्फ अपने सेंटिमेंट्स को लेके गए, इंडियन सेंटिमेंट्स को लेके उन्होंने कैश करने का प्रयास किया। और मन लगता है मुझे जिस प्रकार से साहब कह रहे थे कि ये आगे आने वाले समय के लिए और चैलेंज होगा। अभी जो है मैं भी ये बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सेविंग का एक जो सेगमेंट है, सेविंग सेगमेंट में भी नेगेटिव में हमारी जीडीपी गई है। कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा गिरी है और जो 8 जो टॉप जो 8 सेक्टर्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ी गिरावट हुई है, जो देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी तरीके से प्रभावित करते हैं और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसी आदमी की लाइफ स्टाइल को भी प्रभावित करते हैं। क्योंकि पावर कंजप्शन है, कोल है, क्रूड ऑयल है, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इन सब के अंदर जिस प्रकार की मंदी जिस प्रकार से आई है वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये चैलेंज है। बिल्कुल मेरे साथ शशिर जी ने जो कहा था, मैं तो उसके लिए भी कहना चाहूंगा, पर कैपिटा जो फाइनेंशियल ईयर जो है पर कैपिटा के अंदर भी हमारी जीडी जो लास्ट वित्त वर्ष था उसके बजाय लास्ट टाइम 6.8 था 5.7% है। आवाज आ रही है हमारी? आवाज आ रही है। शिशिर जी, आपसे एक प्रतिक्रिया चाहूंगा, बहुत कम समय है हमारे पास, आपसे इसके लिए एक प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे मसले को लेकर, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा यह मसला है और हर आदमी ऐसे जुड़ी हुई ये बात है। आंकड़ों का मायाजाल जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी इससे जुड़ा हुआ है। शिशिर जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या रोड मैप है सरकार का? क्योंकि जिस तरीके से लगातार केवल ठीकरा फोड़ देने से सरकार काम नहीं करेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है आम आदमी जो जान रहा है, आदमी जो उम्मीद कर रहा है, वो एक रोड मैप चाहता है, एक ऐसा सेक्टर चाहता है, उसको चाहिए सुरक्षा का भाव। क्या वो सुरक्षा का भाव जो है वो सरकार दे पाएगी?
बिल्कुल निश्चित रूप से सुरक्षा का भाव सरकार दे रही है, क्योंकि सरकार का पूर्णतया टारगेट यही है कि कैसे किस तरह से पब्लिक को, जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा उनको रिलीफ दी जा सके, चाहे वो टैक्स में टेररिज्म कम करके हो, चाहे वो टैक्स के बेस को कम करके हो। अभी आप देखिए कि जो टैक्स रेट 5 लाख तक कहीं ना कहीं 10% की रेट हुआ करती थी, वो आज रेट को उन्होंने घटा करके 5% कर दिया है। तो सीधे सीधे 12,500 रुपए का एक आदमी को फायदा हुआ है। तो जो नीचे तबके के लोग हैं, क्योंकि ये हमारे देश की दुविधा है कि केवल 24 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर की आय को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में प्रदर्शित करते हैं। लेकिन उन सबसे बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 5 लाख तक के लोग, नीचे तबके के लोग हैं, जो सवाल उस बात का है जिनकी नौकरियां चली गई है, जिनके उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, जिनको काफी नुकसान नोटबंदी के बाद हुआ है, उनका क्या, उनको रिवाइव करने के लिए सरकार के पास क्या एक्शन? मैंने पहले भी इसका कहा था कि सर नोटबंदी के जो है वो शॉर्ट टर्म एक बार के लिए देखने को मिलेंगे, उसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में इसके जरूर आएंगे। वो देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं निजी इन्वेस्टमेंट भी हमारे में बढ़ा है और आगे पॉजिटिव इंपैक्ट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में के अंदर जो है वो कुछ चीजें सुधरेंगी और इसके लिए एक वक्त लगता है, सरकार का यही कहना है। और इस तरीके के जो इंपैक्ट हैं वो आएंगे, आने वाले समय में भी हर सेक्टर के अंदर सुधार हो सकता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि उसके लिए सरकार जो है गंभीरता से कदम उठाए। आप सब हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल खास खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।